दोस्तों, आप सबने स्टीव जॉब्स का नाम तो सुना ही होगा। स्टीव पॉल जॉब्स, जो एक वक्त में एप्पल के को फाउंडर, चेयरमैन और सीईओ रहे जाने के लिए मशहूर हैं। इसके साथ साथ 1970s और 1980s के वक्त में पर्सनल कंप्यूटर का दौर लाने के लिए भी जाने जाते हैं। आज हम उन्हीं के द्वारा बताई गई उनकी ज़िंदगी के 3 कहानियों के बारे में सुनेंगे। ये स्पीच उन्होंने 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी थी। इस स्पीच को देने के पीछे उनका मकसद ये था कि वो चाहते थे कि आने वाले वक्त में स्टूडेंट्स वही काम करें और वही करियर चुनें जिसमें उनका पैशन हो। अब आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के 3 कहानियों के बारे में सुनाने जा रहा हूं। ज़्यादा नहीं, बस 3। पहली कहानी है कनेक्टिंग द डॉट्स, कड़ियों को जोड़ना। रीड कॉलेज में दाखिला लेने के 6 महीने के अंदर अंदर ही मैंने कॉलेज छोड़ दी, मगर फिर अगले 18 महीनों तक मैं वहां आना जाना करता रहा, जिसके बाद मैंने फाइनली क्विट किया। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने ड्रॉप आउट क्यों किया। इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले ही हो चुकी थी। मेरी बायोलॉजिकल मदर, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, वो एक जवान और अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। इसीलिए वो मुझे किसी और को अडॉप्शन के लिए दे देना चाहती थी, मगर वो ये चाहती थी कि कोई कॉलेज ग्रेजुएट ही मुझे अडॉप्ट करे। सब कुछ तय हो चुका था। एक वकील और उसकी पत्नी ने मुझे अडॉप्ट करने की रजामंदी दी, मगर अचानक मेरे जन्म होते ही उन दोनों को यह एहसास हुआ कि उन्हें एक लड़की चाहिए थी। इसलिए उन्होंने मुझे गोद लेने से साफ इनकार कर दिया। उनके इनकार करने के बाद आधी रात को मेरे आज के माता पिता, जो तब उस वक्त अडॉप्शन के लिए वेटिंग लिस्ट में थे, उनको कॉल करके ये बोला गया कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? इतना सुनते ही उन्होंने फौरन हाँ कर दी। इस सब के बाद जब मेरी बायोलॉजिकल मदर, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनको ये पता चला कि मुझे गोद लेने वाली मेरी माँ कॉलेज पास भी नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, तो उन्होंने ये सुनते ही अडॉप्शन पेपर साइन करने से साफ मना कर दिया। पर उसके अगले कुछ महीने बाद मेरे आज के माँ बाप ने उन्हें यह वादा किया कि चाहे जो हो जाए वो मुझे कॉलेज जरूर भेजेंगे। और ये सुनने के बाद मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ अडॉप्शन पेपर साइन करने को मान गई। ऐसी हुई मेरी जिंदगी की शुरुआत। 17 साल बाद मैं एक्चुअली कॉलेज गया, मगर मुझसे गलती यह हुई कि जो कॉलेज मैंने चुना था वहां पढ़ना स्टैनफोर्ड के जितना ही महंगा था। मेरे वर्किंग क्लास माता पिता की सारी जमा पूंजी मेरे पढ़ाई में खत्म होने लगी। कॉलेज शुरू करने के 6 महीने बाद भी मुझे उस पढ़ाई में कोई खास फायदा नहीं दिखा। मुझे कोई अंदाजा ही नहीं था कि मुझे जिंदगी में आखिर करना क्या है, और वो करने में मेरी कॉलेज की पढ़ाई मुझे किस तरह मदद करेगी। और ऊपर से मैं अपने माँ बाप की जिंदगी भर की कमाई खर्च करता जा रहा था। इन सब के चलते मैंने कॉलेज छोड़ देने का फैसला किया। उस वक्त तो ये सब कुछ मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा डरावना था, मगर आज जब मैं उस वक्त को मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है वो मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। जैसे ही मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया तो मुझे जिन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं था मैंने उन्हें करना छोड़ दिया और मैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट की ही क्लासेस करने लगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए मुझे अपने दोस्तों के कमरों में जमीन पर सोना पड़ता था। मैं इस्तेमाल किए गए कोक की बोतलों को लौटाकर उससे मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर रविवार रात को 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाया करता था, जिससे कि एक हफ्ते में कम से कम एक दिन पेट भर का खाना खा सकूं। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी अपनी जिज्ञासा को मानकर और अपने दिल की आवाज को सुनकर किया, वो वक्त आने पर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और अनमोल साबित हुई। इस बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा। उस वक्त शायद रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहां कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज कैंपस में हर एक पोस्टर, हर एक लेबल बहुत ही खूबसूरती के साथ हाथों से खुद कैलीग्राफ किया जाता था। क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे बाकी क्लासेस करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो मैंने फैसला किया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस ही करूंगा और इसे मन लगाकर सीखूंगा। मैंने सेरिफ और सांस सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा। अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेसेस में भेड़ बदल करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी सीखा। ये जो भी था बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, ऐतिहासिक था, इतना ज्यादा आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस भी कैप्चर नहीं कर सकता था, और इसलिए यह मुझे बहुत ही ज्यादा आकर्षक लगा। उस समय ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी अपनी ज़िंदगी में कर पाऊंगा, मगर जब 10 साल बाद हम दुनिया का सबसे पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब मुझे इसका ख्याल आया और मैंने उसे मैक में उसी वक्त डिज़ाइन करके डाल दिया।
और इस तरह खूबसूरत टाइपोग्राफी युक्त दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर बना। अगर मैंने कॉलेज में उस कैलीग्राफी के कोर्स को नहीं लिया होता तो आज मैक के कंप्यूटर में कभी मल्टीपल टाइपफेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स हो ही नहीं पाते। और क्योंकि विंडोज ने भी मैक की ही नकल की थी, तो इसका मतलब अगर ये सब नहीं होता तो आज किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में वो फॉन्ट्स, वो लिखावट होते ही नहीं जो आज हैं। यकीनन जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य में देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना नामुमकिन था, लेकिन 10 साल बाद जब मैंने बीते हुए वक्त में देखा तो सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आया। आप कभी भी भविष्य को देखकर डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ पीछे अपना अतीत देखकर ही अपने कड़ियों को जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि अभी जो भी आप कर रहे हैं वो आगे जाके कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर आपके भविष्य से कनेक्ट जरूर करेगा। आपको किसी ना किसी पे भरोसा करना होगा, चाहे वो आपकी हिम्मत हो, आपकी किस्मत हो, आपकी जिंदगी हो या आपके कर्मों का फल हो। आपको भरोसा करना होगा, क्योंकि ये भरोसा ही है जो आपको आपके दिल की आवाज को सुनने की हिम्मत देगी, और फिर चाहे वो आवाज आपको दुनिया की भीड़ से अलग ही भागने को क्यों ना कहे, आप उस आवाज को जरूर सुनेंगे, और यही बात आपको दूसरों से अलग बनाएगी। मेरी दूसरी कहानी प्यार और नुकसान के बारे में है। मैं खुशकिस्मत था, जिस चीज की मुझे चाहत थी वो मुझे जल्द ही मिल गई। वॉज और मैंने अपने पिता के कराज से एप्पल कंपनी की शुरुआत की। तब मैं महज 20 साल का था। हमने जी तोड़ मेहनत की और 10 साल में एप्पल 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4,000 लोगों की कंपनी बन गई। हमारी बेहतरीन रचना मैकिंटॉश कंप्यूटर को रिलीज हुए अभी 1 ही साल हुआ था और मैं 30 का हो गया था कि जब मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। जी हां, कोई अपनी ही शुरू की हुई कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है, मगर मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जब एप्पल ग्रो करने लगा तो हमने एक ऐसा टैलेंटेड इंसान हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी चलाएगा। पहले 1 साल तक तो सब कुछ सही रहा, मगर फिर कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद शुरू होने लगे, और जब बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुंची तो उन्होंने भी उसी का साथ दिया। तो इस तरह 30 साल की उम्र में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, और ये बात पूरी दुनिया के सामने आ गई। जिस चीज पर फोकस करते हुए मैंने अपनी जवानी के 10 साल निकाल दिए, वो एक झटके में खत्म हो गया। बहुत भयानक था वो सब। कुछ महीनों तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि ये सब मैंने अपने साथ इतनी आसानी से कैसे हो जाने दिया, और ऐसा करके मैंने अपने ही प्रीवियस जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का सर शर्म से झुका दिया। मैं डेविड पाकार्ड और बॉब नॉयस से मिला और उनसे इस सब के लिए माफी मांगी। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर बन चुका था, और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर भाग जाने का भी सोचा, मगर फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मुझे मेरे काम से अभी भी प्यार है। एप्पल में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उससे मेरे पैशन में जरा सी भी कमी नहीं आई थी, इसलिए मैंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। मुझे ये उस वक्त दिखा नहीं, मगर एप्पल से निकाला जाना ही मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन चीज थी। सक्सेसफुल होने का बोझ अब एक बिगिनर बनने की वजह से पूरी तरह से हल्का हो चुका था। मैं आजाद था और अपनी जिंदगी की सबसे क्रिएटिव पीरियड में कदम रखने जा रहा था। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सार की शुरुआत की। इसी दौरान मुझे एक दिलचस्प इंसान से मोहब्बत हुई, लॉरेन, जो आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सार ने दुनिया के सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई, जो आज इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एनिमेटेड स्टूडियो के नाम से जानी जाती है। कुछ ही दिनों में एक और कमाल की बात हुई, एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया, और इस तरह मेरी एप्पल में फिर से वापसी हुई। और जो टेक्नोलॉजी हमने नेक्स्ट में डेवलप की थी वो एप्पल के सक्सेस की सबसे बड़ी वजह साबित हुई। अब लॉरेन और मेरा एक खुशहाल परिवार है, और आज मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ये सब मेरे साथ मुमकिन ही नहीं होता। यूँ समझ लीजिए कि वो एक कड़वी दवाई थी जिसकी मुझ जैसे मरीज को बेहद ज़रूरत थी। जिंदगी आपको अक्सर पूरी तरह ठोकर मारेगी, मगर हिम्मत मत हारिए। मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि वो इकलौती चीज़ जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ता गया वो ये थी कि मैं अपने काम से बेइंतहा मोहब्बत करता था। आपको ये ढूंढना होगा कि आपको क्या काम पसंद है। जितना अपने प्यार को ढूंढना, उसे जानना ज़रूरी है, उतना ही अपने काम को पहचानना भी ज़रूरी है। आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा होने वाला है, इसलिए अपने काम में सेटिस्फाई होने का बस एक ही रास्ता है कि जब आप ये समझें कि जो आप कर रहे हैं वो एक महान काम है।
और ऐसा तभी मुमकिन है जब आप अपने काम से प्यार करते हो। अगर आपको ऐसा काम अभी तक नहीं मिला है तो रुकिए मत, ढूंढते रहिए। जिस तरह दिल से जुड़ी हर बात में होता है, इसमें भी आपको वो जरूर मिलेगा, और जब मिलेगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। और हर अच्छे रिलेशनशिप की तरह वक्त के साथ साथ वो काम भी और बेहतर होता रहेगा। इसलिए ढूंढते रहिए, रुकिए मत। मेरी तीसरी कहानी मौत के विषय में है। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कहावत पढ़ी थी जो कुछ इस तरह थी कि अगर आप अपना हर दिन ऐसे जिए कि वह आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो आप किसी न किसी दिन जरूर सही साबित हो जाएंगे। इस बात ने मेरे दिमाग पर एक बहुत बड़ा असर छोड़ा, और तब से पिछले 33 सालों में मैंने हर सुबह उठकर शीशे में अपने आप को देखकर खुद से बस एक ही सवाल किया कि अगर आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं क्या तब भी वही करता जो मैं आज करने वाला हूं। और जब इस सवाल का जवाब कुछ दिनों तक लगातार नहीं में मिलता तो मैं समझ जाता कि कुछ बदलने की जरूरत है। इस बात का ख्याल कि शायद मैं जल्द ही मर जाऊंगा, ये मुझे अपनी जिंदगी में बड़े बड़े फैसले करने में बहुत मदद करती थी। क्योंकि जब यह ख्याल आता है तब सारी बाहरी उम्मीदें, सारा गर्व और नाकामयाबी का सारा डर एक झटके में खत्म हो जाता है, और बस वही बाकी रह जाता है जो वाकई में जरूरी है। यह ख्याल कि आप मरने वाले हो, ये कुछ भी खो जाने या हार जाने के डर को दूर करने का सबसे बेहतर तरीका है। इससे आपको यह एहसास होता है कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, इसलिए कुछ खोने का डर ही नहीं, और ऐसी कोई वजह भी नहीं कि आप अपने दिल की ना सुने। एक दिन आप भी बूढ़े होंगे, आपका भी वक्त आएगा। इतना ड्रामेटिक होने के लिए माफी चाहूंगा, मगर यह सच है। आपकी जिंदगी की, आपके वक्त की एक सीमा है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद ना करें। दूसरों की सोच या फैसलों पर अपनी जिंदगी की बुनियाद ना बनाएं। दूसरों के ओपिनियन से अपने दिल की आवाज को दबाने की कोशिश ना करें। और सबसे जरूरी, अपने दिल की आवाज को सुने और मानने का साहस रखें, क्योंकि उसे यह बाखूबी पता है कि आप वाकई में क्या बनना चाहते हैं और क्या बनकर आप जिंदगी में खुश रहेंगे। इसके अलावा और कोई दूसरी बात, कोई भी दूसरी चीज मायने नहीं रखती।